वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 7 गुप्त युग और अन्य शासक भाग 4 के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पाठ को पढ़ूंगी, फिर समझाने की कोशिश करूंगी। आज देखते हैं हम गुप्तकालीन सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। तो गुप्तकाल सांस्कृतिक रूप से भारत का स्वर्णकाल था, अर्थात गुप्तकाल सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो एक प्रकार का भारत का स्वर्णकाल ही था। इस काल में अनेक नई भाषाओं का जन्म हुआ और इसी के चलते ये जो काल था गुप्तकालीन काल, इसमें नई भाषाओं का निर्माण भी हुआ था। कालिदास, कंदस्वामी, हरिस्वामी और रानी विजया तथा आर्यसुर इस समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। अगर देखा जाए तो इस समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार कौन कौन थे, तो कालिदास थे, स्कंदस्वामी थे, फिर हरिस्वामी और रानी विजया तथा आर्यसुर इस समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। इनमें से कालिदास सबसे श्रेष्ठ साहित्यकार थे। इनमें से अगर सबसे श्रेष्ठ साहित्यकार किसे कहा जाता है तो वो थे कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को। उन्होंने भारतीय महाकाव्य की कथा वस्तु लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्य की रचना की। देखिए, जो भारतीय महाकाव्य की कथा वस्तु थी उसमें से कुछ कथा वस्तु लेकर कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्य की रचना की थी। गुप्तकाल मंदिरों के स्थापत्य की रचना का काल था। और इतना ही नहीं कि साहित्य के मामले में ही गुप्तकालीन संस्कृति को जाना जाता है, तो स्थापत्य काल भी गुप्तकाल मंदिरों के स्थापत्य की भी रचना का काल कहा जाता है। गुप्तकाल में गोप, नशना कोठार का पार्वती मंदिर और झांसी का मंदिर सर्वप्रथम ईंटों से बने मंदिर है। देखिए, जैसे कि गुजरात में गोप है, फिर नशना काठोर का पार्वती मंदिर है और झांसी का जो मंदिर है, तो इन सब मंदिरों में सबसे पहले ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। फिर ये सर्वप्रथम ईंटों से बने हुए मंदिर है। गुप्तकाल इस दृष्टि से मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ बताता है। अर्थात गुप्तकाल जो है इस दृष्टि से मंदिर का स्थापत्य का, जो मंदिरों का स्थापत्य था उसका प्रारंभ बताता है, शुरुआत बताता है। दुर्गा, बुद्ध, कृष्ण और शिव की मूर्तियां भी इस समय में अधिक बनी हैं। ऐसे देखा जाए तो माता दुर्गा, फिर वो गौतम बुद्ध, फिर श्री कृष्ण और शिव भगवान की जो मूर्तियां हैं इस समय में अधिक बनाई गई है। अब देखते हैं गुप्तकालीन विज्ञान की स्थिति क्या थी। तो महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस काल में हुए थे। जो महान वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर खगोलशास्त्रज्ञ, तो इस काल में ये होकर गए थे, यानी कि हुए थे। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव संख्या प्रणाली की खोज की थी। आर्यभट्ट ने किस चीज़ की खोज की, तो शून्य और दशमलव संख्या प्रणाली की खोज थी। वराहमिहिर ने बृहद संहिता नामक खगोलशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। और इतना ही नहीं, जो वराहमिहिर थे वो भी एक प्रकार के खगोलशास्त्रज्ञ ही थे, तो उन्होंने बृहद संहिता नामक खगोलशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक उस समय में लिखी थी। वाग्भट ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अष्टांग हृदय नामक महान ग्रंथ लिखा था। और देखा जाए तो वाग्भट जो थे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में थे, तो उन्होंने अष्टांग हृदय नामक महान ग्रंथ भी उस समय लिखा था। इस युग में मनुष्य और प्राणियों के लिए वैदिक शास्त्र लिखा गया था। और इसी समय में, अर्थात कौन सा समय, तो गुप्तकालीन जो राजवट का समय था या गुप्तकालीन समय था, उस समय में ही मनुष्य और प्राणियों के लिए वैदिक शास्त्र लिखा गया था। दवा की खोज की गई थी और इसी समय में हाथी और घोड़ों पर उपचार करने वाली दवाओं की खोज भी की गई थी। रसायन शास्त्र का विकास भी इसी समय हुआ था। अर्थात रसायन शास्त्र विकसित होते हुए भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ है। जैसे मैंने आपको इसके पहले जानकारी दी थी कि जो दिल्ली के पास का मेहरौली का लौह स्तंभ है उसको आज भी जंग रहित बताया जाता है। कि सोचिए, उस लौह स्तंभ का जब निर्माण किया होगा तो उसमें किस प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल किया गया होगा कि अभी तक वो लौह स्तंभ होने के बावजूद भी उसको जंग
नहीं लगा है या वातावरण का किसी भी प्रकार का प्रभाव उस पर दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आपको पता है, लोहा अगर पानी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग चढ़ जाता है, लेकिन ये जो दिल्ली के पास का मेहरौली का लौह स्तंभ है उसमें, जिसमें आज भी जंग नहीं लग पाया, तो उसमें इस प्रकार का रसायन का इस्तेमाल भी किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो हम सोच सकते हैं कि रसायन शास्त्र तब कितने सही तरीके से कार्यरत था। तो इसका ये एक उदाहरण ही है। सम्राट हर्षवर्धन। गुप्त युग के बाद प्राचीन भारत के राज्यों में हर्षवर्धन का राज्य माना जाता है। गुप्त युग के बाद में जो प्राचीन भारत था उसके राज्यों में हर्षवर्धन का राज्य माना जाता है। वे थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के थे। वो जो थे कौन, सम्राट हर्षवर्धन, वो कौन से वंश के थे? तो थानेश्वर नामक जो स्थान था वहाँ के पुष्यभूति जो वंश थे उनके वो पुष्यभूति के वो वंश थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे, अर्थात वहाँ के जो राजा थे प्रभाकर वर्धन और उनके 2 पुत्र थे। उसमें से एक था राजवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन। उसकी पुत्री राजश्री थी, और इतना ही नहीं, प्रभाकर वर्धन को एक पुत्री भी थी जिसका नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मा के साथ हुआ था। राजश्री यानी कि प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन, तो उनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मा के साथ हुआ था। गौड़ राजा शशांक और मालव राज ने राजश्री का अपहरण करके राज पर आक्रमण कर दिया, जिससे बहुत बड़ी आपात स्थिति पैदा हो गई। राजवर्धन की मृत्यु राजश्री को बचाने में हुई थी। और जब राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा के साथ अर्थात ध्रुव वर्मा के साथ हुआ था, तो तभी गौड़ राजा थे शशांक और मालवराज, इन्होंने राजश्री का अपहरण किया था, जिसके चलते राज्य पर उन्होंने आक्रमण भी कर दिया और जिससे बहुत ही बड़ी आपातकालीन स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई। फिर अपनी बहन राजश्री को बचाने के लिए राजवर्धन ने जितना प्रयास किया उस प्रयास में ही उनकी मृत्यु हुई थी। फिर इसी विषम अवस्था में ईस्वी सन 606 में सम्राट हर्ष ने राज्यारोहण किया। उन्होंने राजश्री को बचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजश्री के राज्य कन्नौज और थानेश्वर दोनों राज्यों पर अपना योग्य शासन शुरू किया। फिर देखिए, ये जो विषम अवस्था थी, इसी विषम अवस्था में ईस्वी सन 606 में सम्राट हर्ष ने यानी कि सम्राट हर्षवर्धन ने राज्यारोहण किया। उन्होंने राजश्री को बचाया और वो राजश्री को बचाने में भी सफल रहे। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने राजश्री के राज्य जो थे कन्नौज और थानेश्वर, इन दोनों राज्यों पर भी अपना योग्य शासन शुरू किया था। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम महान सम्राट थे। कहा जाता है कि हर्षवर्धन राजा जो थे वो प्राचीन भारत के अंतिम महान सम्राट थे। उन्होंने मगध, ओडिशा, सारस्वत, गोंड, मिथिला तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उनका साम्राज्य कहाँ पर था? तो मगध, ओडिशा, सारस्वत, गोंड, मिथिला, यहाँ तक उनका साम्राज्य स्थापित था। किसका? तो हर्षवर्धन का। उनके समकालीन राज्यों में वल्लभी के मैत्रुक राजा ध्रुवसेन उनके दामाद थे। जो उनके समकालीन उनके समकालीन जो राज्यों में थे उनमें वल्लभी के जो मैत्रुक राजा ध्रुवसेन थे वो उनके दामाद थे। दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा था, यानी कि तभी उसी समय में दक्कन का जो भाग था वहाँ के पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन में मध्य नर्मदा तट पर युद्ध हुआ और सम्राट हर्षवर्धन और पुलकेशिन जो भी शक्तिशाली राजा थे, इन दोनों के बीच में मध्य नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ। सम्राट हर्ष पराजित हुए, यानी कि इस युद्ध में उनकी हार हुई। हर्ष नर्मदा के उत्तरी भाग के बड़े राजा माने जाते थे, और जो नर्मदा का उत्तरी भाग था वहाँ के बड़े राजा किसे माना जाता था? तो सम्राट हर्षवर्धन को। सम्राट हर्ष का सांस्कृतिक योगदान अधिक था। उनके काल में महान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे और उनके राजदरबार में रहे थे। हर्ष शैव भक्त थे और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। उन्होंने कन्नौज में ह्वेनसांग की अध्यक्षता में एक धर्म परिषद का आयोजन किया था। महायान और हीनयान संप्रदायों के विषय में परिषद में गोष्ठी
करवाई थी। अब यहाँ पे देखिए कि सम्राट हर्ष जो थे वो सांस्कृतिक उनका योगदान भी अधिक था। उनके काल में जो महान चीनी यात्री थे, यानी कि चीन के जो यात्री थे जिनका नाम ह्वेनसांग था, वो भी भारत आए थे। और इतना ही नहीं, सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबार में वो रुके भी थे। हर्ष शैव भक्त थे। पहले तो शुरुआत में वो शैव भक्त थे, फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने का निश्चय किया, वो अनुयायी बन गए। उन्होंने कन्नौज में ह्वेनसांग की अध्यक्षता, यानी कि जो परिषद का आयोजन उन्होंने किया था उसके अध्यक्ष स्थान पर कौन थे, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की अध्यक्षता में उन्होंने एक धर्म परिषद का आयोजन किया था। इस धर्म परिषद के अंतर्गत उन्होंने महायान और हीनयान जो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के, उन संप्रदायों के विषयों में परिषद में गोष्ठी करवाई थी। साहित्य, कला और विज्ञान के प्रति अनुराग रखते थे। सम्राट हर्ष जो थे वो साहित्य, कला, विज्ञान के प्रति अनुरागी थे। अनेक उनके दरबार में महान कवि बाणभट्ट थे। और इतना ही नहीं, उनके दरबार में महान कवि जो थे बाणभट्ट वो भी थे, जिन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी जैसे संस्कृत के ग्रंथ लिखे। देखा जाए तो महान कवि जो बाणभट्ट थे उन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी जैसे संस्कृत में ग्रंथ भी लिखे थे। मयूर भट्ट और कवि जयसेन भी हर्ष के समय के महान कवि थे। और खाली कवि बाणभट्ट ही नहीं, तो मयूर भट्ट और कवि जयसेन भी हर्ष मतलब सम्राट हर्षवर्धन के समय के महान कवि थे। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। हर्षवर्धन स्वयं भी एक साहित्यकार थे। उन्होंने भी प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 2 नाटक लिखे थे। देखिए, जो सम्राट हर्षवर्धन थे वो भी एक महान उच्च कोटि के साहित्यकार थे और उन्होंने प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम के 2 नाटक लिखे थे। साथ ही साथ भगवान बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर से नागानंद नाम का विशेष नाटक भी लिखा था। और इतना ही नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि भगवान बुद्ध के यानी कि बौद्ध धर्म के वो अनुयायी भी बने, और इसी के चलते उन्होंने साथ ही साथ भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं थी या जो भी प्रचलित कथाएं थी उनके ऊपर नागानंद नाम का विशेष एक नाटक भी लिखा था। हर्ष अन्य राज्यों के साथ मित्रता का संबंध रखते थे। उनके अन्य राज्यों के साथ कैसे संबंध थे, तो मित्रतापूर्ण संबंध थे। उन्होंने अपने दूत मंडल को चीन भेजा था और इसी के चलते उनके जो मित्र भरे संबंध थे, इसी के चलते उन्होंने अपने जो दूत थे, वो दूत मंडल था, उनको भी चीन भेजा था। उसी प्रकार चीन से भारत में दूत मंडल आया था और उसी प्रकार चीन से भी भारत में दूत मंडल आया था। इस दृष्टिकोण से हर्ष एक उच्च कोटि के शासक, विजेता, प्रशासनिक और साहित्यकार थे। इसी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन जो थे, सम्राट हर्षवर्धन, वो एक उच्च कोटि के शासक भी थे, यानी कि अर्थात एक शासनकर्ता उच्च कोटि के, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो शासन कर सकते थे, ऐसे शासनकर्ता भी थे, विजेता भी थे और प्रशासनिक और साहित्यकार भी थे। उन्होंने नालंदा विद्यापीठ के लिए 100 गांव भेंट में दिए थे। और देखिए कि ऐसे सम्राट थे कि जिन्होंने नालंदा विद्यापीठ के लिए लगभग 100 गांव भेंट में दिए थे। आशा करती हूँ आपको भाग 4 के अंतर्गत जितना भी मैंने कुछ बताया है वो सब जानकारी समझ में आई होगी। आगे की जानकारी हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।